अनुदारवाद का युग, वियना कांग्रेस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, जिसके कि हमने 4 वीडियो जो उनका अध्ययन कर लिया। अब हम जो हमारा 5वां वीडियो है उसके अंतर्गत वियना कांग्रेस जो उसके द्वारा किए गए कार्य जो वो किस प्रकार के रहे थे, कौन कौन से रहे थे कि और वो सही थे या गलत थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि वियना सम्मेलन नैतिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण, राजनीतिक शक्ति के न्यायोचित पुनर्विभाजन पर आधारित स्थायी शांति आदि महान आदर्शों एवं पवित्र उद्देश्यों की घोषणाओं के साथ आरंभ हुआ था। यूरोप की जनता को इस सम्मेलन से भी बड़ी आशाएं थी, किंतु कांग्रेस के निर्णयों से सभी को निराशा हुई और इसकी तीव्र आलोचना की गई और सम्मेलन के पवित्र उद्देश्य एवं आदर्श केवल दिखावा था, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। और सम्मेलन के सचिव गेज ने तो यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस के बड़े बड़े सुंदर शब्दों का केवल यही उद्देश्य है कि सर्वसाधारण की उत्तेजनाओं को शांत किया जाए तथा सम्मेलन को शान एवं प्रतिष्ठा दिलाई जाए, किंतु कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य यह था कि विजयी राष्ट्र पराजित राष्ट्रों की लूट खसोट को आपस में बांट लें। वस्तुतः यह सम्मेलन शक्तिशाली राष्ट्रों का एक ऐसा झमेला था जहां बड़े राष्ट्रों को केवल अपने स्वार्थों का ध्यान था और अपनी स्वार्थ सिद्धि के सामने उन्होंने जनसाधारण के हितों और अधिकारों को तिलांजलि दे दी। शक्तिशाली राष्ट्रों ने छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा की तथा निर्णय लेते समय उचित अनुचित तथा न्याय अन्याय का कोई ध्यान नहीं रखा। और वियना सम्मेलन के राजनीतिकों की आलोचना कुछ इन आधारों पर भी की जा सकती है, जैसे कि राष्ट्रीयता की भावना जो उनका उपेक्षा, कि वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की भावना जो उनका पूरी तरह से उपेक्षा की थी। हेजन ने लिखा है कि वियना सम्मेलन कुलीन वर्ग के लोगों का सम्मेलन था। वे लोग राष्ट्रीयता और जनतंत्र के आदर्शों को, जिसकी फ्रांसीसी क्रांति ने घोषणा की थी, समझने में असमर्थ थे अथवा उससे घृणा करते थे। उन्होंने यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए उससे संबंधित जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना की थी। बेल्जियम और हॉलैंड जो भाषा और धर्म में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, उनको एक कर दिया गया। इसी प्रकार से समान भाषा और संस्कृति वाले नॉर्वे को डेनमार्क से अलग कर स्वीडन को दे दिया गया और पोलैंड की राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा करते हुए उसका भी विभाजन कर दिया और इटली को छोटी छोटी रियासतों में विभाजित कर उस पर ऑस्ट्रिया का कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इटली के साथ तो बड़ा ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। और लिप्सन ने लिखा है कि इटली से कूटनीतिज्ञ खेल के मोहरे के समान व्यवहार किया गया। दूसरी बात आती जनमत की अवहेलना, कि सम्मेलन में जनता की भावनाओं की पूरी तरह से अवहेलना की गई थी। राज्यों के शासन परिवर्तन के में जनता की इच्छाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया। वस्तुतः सम्मेलन के राजनीतिज्ञों की समझ में ये बात आई ही नहीं कि जनता के भी कुछ अधिकार होते हैं। वियना सम्मेलन में जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं बुलाया गया जो जनता की इच्छा व्यक्त कर सके, और इसका कारण संभवतः ये था कि वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों की दृष्टि में यदि किसी के अधिकार थे तो वे केवल किसके, उच्च राजवंशों के थे, क्योंकि इन राजवंशों को ईश्वर ने अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। इसीलिए राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते समय जनता की इच्छाओं की ओर ध्यान न देकर केवल सम्राटों के स्वार्थों और लाभों की ओर ही ध्यान दिया गया था। शक्ति संतुलन के सिद्धांत की आड़ में उन्होंने गतिशील सामयिक विचारधाराओं के विरुद्ध कार्य किया। और हेजन ने लिखा है कि उनकी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन्हीं तत्वों की उपेक्षा की जिनसे उन्हें स्थायी बनाया जा सकता था। और 1815 ईस्वी के बाद यूरोप का इतिहास वियना कांग्रेस की इस भूल को सुधारने का इतिहास बताया जाता है। इसके अलावा प्रतिक्रियावादी नीति जो उसका प्रभाव, कि सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही में प्रतिक्रियावादी नीति का बोलबाला रहा, जिसका प्रतिनिधित्व मेटरनिक कर रहा था। और क्रांति से उत्पन्न नवीन प्रादेशिक पुनर्व्यवस्था में कांग्रेस ने तो जो क्रांति से उत्पन्न नई जो प्रवृत्तियां जो थे उनका दमन करना ही कहा जाता है कि सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य बताया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि अधिकतर नेपोलियन की व्यवस्था कोई पुनर्व्यवस्था का आधार बनाया गया। इसके लिए उन्होंने प्राचीन राजवंशों की पुनर्स्थापना की। और कांग्रेस का यह विचार भी प्रतिक्रियावादी था
कि यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करने का एकमात्र उपाय प्राचीन राजवंश जो उनका पुनरुद्धार है। अतः यूरोप की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए जो आधार बनाया गया था वह प्रतिक्रियावादी एवं त्रुटिपूर्ण बताया जाता है। इसके साथ ही क्रांति की भावनाओं की उपेक्षा की वियना कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल ये की कि उसने क्रांति के कारण उत्पन्न समस्त भावनाओं और प्रवृत्तियों की उपेक्षा की थी और सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने स्थिति से पूर्ण परिचित होते हुए भी अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और जनता की संप्रभुता के सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए थे और ये सिद्धांत जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे, किंतु उन्होंने इन विचारों की कोई परवाह नहीं की थी क्योंकि स्वतंत्रता और समानता जैसे उच्च आदर्शों से वे घृणा करते थे। वस्तुतः कांग्रेस द्वारा क्रांति की भावनाओं की उपेक्षा करना, जिसने बाद में संपूर्ण यूरोप को ही नहीं अपितु समस्त विश्व को व्याप्त कर लिया था और जो कि बड़ा दुर्भाग्य था। और सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने स्थायी शांति की आड़ में जनता को बेवकूफ बनाया तथा हर प्रकार से अपनी स्वार्थ सिद्धि की। अतः वियना सम्मेलन में जो कुछ अवसर था अनुचित और अस्वाभाविक बताया जाता है। इसके अलावा जो निर्णय लिए गए थे वो अपूर्ण थे, यानी कि निर्णयों की अपूर्णता, कि वियना सम्मेलन ने अपने कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ दिया तथा कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और यूरोप की शांति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कैसलरे ने एक गारंटी की संधि की योजना प्रस्तावित की थी, जिसके अंतर्गत ये स्थायी सुरक्षा परिषद की भी व्यवस्था की गई और इस योजना का टेलरा ने भी समर्थन किया था। किंतु उसी समय नेपोलियन की वापसी से संकट उत्पन्न हो गया तथा इस योजना पर फिर कभी भी विचार नहीं हुआ। इस प्रकार से सही दिशा में एक आवश्यक कदम विफल हो गया। इसके अलावा कांग्रेस ने पूर्वी समस्या की ओर ध्यान भी नहीं दिया, जो कि इस समय तक अत्यधिक महत्व प्राप्त कर चुकी थी। इसी प्रकार से यूनान के भविष्य और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों के भविष्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः कांग्रेस के निर्णय जो थे वो कांग्रेस के पूरी तरह से अधूरे रहे थे। जाहिर है कांग्रेस जो है उसने इस प्रकार के निर्णय दिए जिससे कुछ राष्ट्र खुश हुए थे और कुछ राष्ट्र नाराज हो गए। इसके अलावा कहीं जनता सुखी थी तो कहीं जनता दुखी थी, लेकिन फिर भी इस वियना सम्मेलन जो उसका बड़ा महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि वियना सम्मेलन जो उसके सामने जितने भी प्रश्न जो थे वो कहा जाता है कि बहुत ही कठिन और जटिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वियना कांग्रेस जो उसने काफी समस्याएं जो उनका समाधान कर लिया था। और कहा जाता है कि इसके अलावा उसने जो राज्य जो थे उनके साथ में कहा जाता है कि पहले ही संधि कर ली थी, तो उनकी संधियां जो उनका भी ध्यान रखना था, उनके स्वार्थों का भी ध्यान रखना था। तो इस प्रकार से वियना सम्मेलन कांग्रेस जो थी उसके सामने ये जितने भी प्रश्न जो थे वो सारे ही बहुत जटिल थे और उन सबको हल करना भी उसके लिए एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि नेपोलियन के युद्धों से लगभग 60 लाख व्यक्ति मारे जा चुके थे और अपार यानी कि बहुत सारी धन संपत्ति जो वो खर्च हो चुकी थी। और युद्ध से त्रस्त यूरोप में शांति स्थापित करना वियना सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण सफलता बताई जाती है। लेकिन बहुत से कहते हैं कि वो नहीं कर सका, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने लगभग 40 वर्षों तक सभी राष्ट्रों को क्या किया था, आगे आने वाले युद्ध जो उससे रोक कर रखा था, अर्थात संपूर्ण यूरोप जो उसने शांति और व्यवस्था जो उसको बनाने का प्रयास किया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वियना व्यवस्था 1919 की पेरिस व्यवस्था से कहीं अधिक अच्छी व्यवस्था थी और जहां तक संभव हो उसका समझौते के सिद्धांत जो उसको अपनाया गया तथा किसी प्रकार से फ्रांस को अपमानित करने का प्रयत्न नहीं किया गया था। और 1919 में जर्मनी को यूरोप की शांति को भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था और उसे अपने प्रदेशों से उपनिवेश, संपत्ति तथा प्रभाव से वंचित कर दिया। किंतु वियना सम्मेलन में फ्रांस के साथ में इस प्रकार का कोई बुरा व्यवहार नहीं किया गया था और यूरोप के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि यूरोप के समस्त राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस सम्मेलन द्वारा यूरोप के राज्यों को यह अनुभव हो गया कि परस्पर बैठकर आपसी बातचीत के द्वारा भी समस्या जो उसके समाधान जो उसको खोजा जा सकता है। और अपनी कठिनाइयों और सीमाओं के बावजूद कांग्रेस के निर्णयों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग की भावना जो उसका संचार हुआ था और यूरोप में शांति स्थापित करने की दिशा में वियना सम्मेलन ने एक निश्चित कदम उठाया। उसने यूरोपीय व्यवस्था का निर्माण किया जिसने भविष्य में युद्धों को रोका जा सके और ये यूरोपीय व्यवस्था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था और इसी आधारशिला पर आगे जाकर राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ इसी व्यवस्थाएं जो उनका निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से आपके वियना सम्मेलन जो उसका अपना एक अलग महत्व रहता है।